हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के राजनीति विज्ञान के हल प्रश्न पत्र को। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने 101 क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस पार्ट को ना देखा हो तो आप लोग जाकर उस पार्ट को ज़रूर देखें। और अगर आप लोग ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या पहली बार आप इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ और जो हमारा चैनल है वो आप लोग के मध्य इसी तरह बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 1990 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का सही क्रम पहचानिए। 1990 के दशक के बाद से क्या करना है, तो जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके सही क्रम को पहचानना है। तो देखिए, जो हमें अगर इस देखते हैं जो क्रम आता है भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला, उसमें जो पहला आएगा तो हमारा होगा बी, यानी एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत होता है। पहले नंबर पे आएगा कि एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत होता है। देन आता है मंडल आयोग सिफारिश का लागू किया जाना, जो मंडल आयोग द्वारा सिफारिशें की गई थी उसका लागू किया जाता है सेकेंड नंबर पे। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या होती है, जिससे भी भारतीय राजनीति जो है प्रभावित होती है। और चौथे नंबर पे आएगा नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार होता है। तो देखिए हमारा पहले कौन है, बी है, तो बी ए डी सी हमारा ऑप्शन 2 सही होता है, बी ए डी सी। यानी एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत होता है कब, तो होता है ये देखिए 1967 में। एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का जो अंत होता है वह होता है 1967 में। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया जाता है, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया जाता है 1990 में। राजीव गांधी की हत्या होती है 21 मई 1991 में। और उसके बाद जो नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार किया जाता है तो यह जून 1991 में होता है। जून 1991 में नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार किया जाता है। देखिए एक बार, देखिए जो एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत होता है वह होता है 1967 में। फिर होता है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना, तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं 1990 में। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो जाती है 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद होता है नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार, जो कि जून 1991 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। तो जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है वह हमें बतलाना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें 4, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है यह संयुक्त राज्य की एजेंसी नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है या उसके अभिकरण है या उसके संगठन है, वो देखिए पहला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिसका मुख्यालय रोम में है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का भी मुख्यालय जो है वह रोम में है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह भी जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त आयोग है, यह जो जिनेवा में, यह भी जो है इसका जो मुख्यालय है वह भी जिनेवा में है। और उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से है उसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी केन्या में है। तो हमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं बताना था, तो इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक नहीं है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत जो है उसके समर्थक नहीं है, यह पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन 4, यानी चार्ल्स बियर्ड।
जो चार्ल्स बियर्ड है वह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक वोगलिन, बर्टन जुवेनल, और चार्ल्स बियर्ड जो है यह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3, यानी जीन बोधा ने। जीन बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। देखिए, जो बोधा है उन्होंने कहा है कि संप्रभुता जो है वह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की द्योतक है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती। बोधा ने क्या कहा है संप्रभुता को? बोधा ने संप्रभुता के विषय में कहा है कि जो संप्रभुता है वह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की द्योतक है जो कि कानूनों के बंधनों से मुक्त है, कानूनों के बंधनों से नहीं बंधी हुई है। तो इन्होंने कानूनों से मुक्त बतलाया है संप्रभुता को। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इनमें से हमें बतलाना है। तो देखिए, देश का प्रशासन चलाना, देश का प्रशासन चलाना, यह जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसका, तो कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश का प्रशासन चलाना। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है, यह कथन है। अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर, अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है, यह कथन किसका है? तो देखिए, जो यह कथन है कि अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है, यह कथन है फोर्ड का। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। फोर्ड का कथन है कि जो अधिनायक तंत्र है उसमें अधिनायक जो है वह संविधान के बाहर जाकर क्या करता है, तो सत्ता ग्रहण करता है, यह कथन है फोर्ड का। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी क्या माने जाते हैं? तो देखिए, जो दादा भाई नौरोजी हैं वह माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक सिद्धांतकार। दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक सिद्धांतकार। ऑप्शन 1 हमारा पहला सही होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार को जाति की भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले हैं। जो वयस्क मताधिकार है उसको जाति की भूमिका का विस्तार का कारण स्वीकार करते हैं कौन? वयस्क मताधिकार को जाति की भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले कौन से विचारक हैं? तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा वह होगा विनोबा भावे। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। जो विनोबा भावे हैं वह वयस्क मताधिकार को एक जाति की भूमिका विस्तार करने का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। किसको? वयस्क मताधिकार को। किसकी भूमिका के लिए? तो जाति की भूमिका के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कारण मानते हैं कौन? तो विनोबा भावे, एक वयस्क मताधिकार को। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। जो भारत का 100वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है, यह पूछा गया है। तो देखिए, भारत का जो 100वां संविधान संशोधन है वह संबंधित है भारत बांग्लादेश संबंध से। ऑप्शन सही होता है हमारा 4। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है भारत बांग्लादेश संबंध से। देखिए, जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था वह हुआ था 2015 में। 2015 में संविधान संशोधन का हुआ था 100वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भू क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि 2015 में किया गया था, उसके अंतर्गत भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भू क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। ऑप्शन 4 सही होता है कि जो 100वां संविधान संशोधन है वह संबंधित है भारत बांग्लादेश के संबंध से। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षक की सहायता करता है किस प्रकार से, यह हमें बतलाना है। तो देखिए, दिया गया है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी। तो देखिए, हमारा आंसर होगा 4, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षक को सहायता करता है शिक्षक को जानने में, यानी स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में और कक्षा की समस्याओं को जानने में। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा।
उपयुक्त सभी। ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ। और जो अगला क्वेश्चन जो है कि बालक का विकास प्रभावित होता है, बालक का विकास प्रभावित होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 3 सही होगा, यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। बालक का विकास जो है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। जो मनोविज्ञान है वह शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है वह है कुप्पुस्वामी का। ऑप्शन 4 हमारा सही है। कुप्पुस्वामी ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वह शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, सहयोग देता है। और इसका सहयोग किसका कथन था? तो कुप्पुस्वामी का। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? किशोरावस्था को, जो किशोरावस्था है उसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 2, यानी परिवर्तन। परिवर्तन जो है वह एक शब्द है जो कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। परिवर्तन, ऑप्शन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन 3, कुर्ट लेविन द्वारा। कुर्ट लेविन ने अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, कुर्ट लेविन। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। जो अधिगम क्रिया है वह प्रभावित होती है। तो देखिए अधिगम क्रिया किससे प्रभावित होती है? तो हमारा सही होगा ऑप्शन इसमें 3, यानी जो अधिगम क्रिया है वह प्रभावित होती है विद्यालयों के भौतिक, जो विद्यालय हैं उनके भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरणों से। भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से प्रभावित होती है अधिगम क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आना की क्रिया क्या कहलाती है? जो पावलोव ने सिद्धांत दिया था कुत्ते के घंटी के बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए पावलोव का सिद्धांत था जिसमें उन्होंने कुत्ते के घंटी बजने पर जो कुत्ते की लार आने लगती थी, घंटी बजते ही उसके लार आने लगती थी, तो यह क्रिया को क्या कहलाती थी? यह क्रिया यह हमें बतलाना है। तो देखिए हमारा जो आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन 3, यानी संबंध अनुक्रिया। क्योंकि घंटी बजने से और लार आने से एक संबंध बन जाता था। घंटी बजते ही कुत्ते को पता चल जाता था कि हमें भोजन मिलने वाला है, उद्दीपक जो मिलने वाला है भोजन, तो उससे पहले उसे लार आने की क्रिया शुरू हो जाती थी, जिसे संबंध की अनुक्रिया कहा जाता था। यह सात थ्योरी उद्दीपन अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, तो जो अभिप्रेरणा है वह प्रभावित करती। देखिए यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है वह डिलीट कर दिया गया था आयोग द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कुसुमायोजन से तात्पर्य है। कुसुमायोजन से क्या तात्पर्य है यह हमें बतलाना है। देखिए जो कुसुमायोजन से तात्पर्य है तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4, यानी उपरोक्त सभी से। यानी जो कुसुमायोजन है उसमें बालक और उसके वातावरण में असंतुलन होता है, स्वार्थी व असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन। तो ये क्या है? तो ये कुसुमायोजन है। तो इसमें वो हमारा सही होता है ऑप्शन 4, यानी उपरोक्त सभी। देखिए इसमें सभी निगेटिव है। बालक और उसके वातावरण में असंतुलन हो जाता है, स्वार्थी व असामाजिक हो जाता है, और संवेगों का असंतुलन हो जाता है, संवेगात्मक असंतुलन हो जाता है। तो उपरोक्त सभी होगा कुसुमायोजन। अगला है समायोजन के प्रक्षेपण प्रविधि है।
जो समायोजन है उसकी प्रक्षेपण प्रविधि क्या है? तो देखिए समायोजन की प्रक्षेपण विधि है अप्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। समायोजन की प्रक्षेपण विधि क्या है? तो अप्रत्यक्ष विधि जो है वह समायोजन की प्रक्षेपण विधि है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछा गया है। तो देखिए किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए। देखिए जो एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के अगला क्वेश्चन हमारा है कि एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आप अध्यापक हैं और कोई छात्र है जो एकांत प्रिय है और शर्मीला है तो उसको समायोजन हेतु आप क्या करेंगे, यही हमें बतलाना है क्वेश्चन में। तो देखिए जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा फर्स्ट, यानी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेगा अध्यापक किसको? तो छात्र को जो कि एकांत प्रिय और शर्मीला है उसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो हमारा एक आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट सही होगा, यानी पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन सही होता है फर्स्ट पियाजे। अगला क्वेश्चन है पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है यह हमें बतलाना है। तो देखिए पुनर्बलन के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह हल है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है हल। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। जो किशोरावस्था है उसमें जो चरित्र है उसका जो विकास है वह प्रभावित होता है। तो यह हमारा आंसर होगा सभी से। देखिए किशोरावस्था में जो चरित्र प्रभावित होता है चरित्र के विकास में वह समाज से, परिवार से और मित्र मंडली से भी तीनों से प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होता है उक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी जो व्यूह रचना है वह उपयुक्त नहीं है, यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 4, यानी अत्यधिक गृह कार्य देना। अत्यधिक गृह कार्य देना यह विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यूह रचना जो है यह उपयुक्त नहीं है। बाकी देखिए शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों का स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना और निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये उपयुक्त होते हैं विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक विकास के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए। बट जो अत्यधिक गृह कार्य देना है वह यह व्यूह रचना जो है उपयुक्त नहीं होती है बच्चों के मानसिक विकास के, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं। थॉर्नडाइक ने जो अधिगम नियम दिए थे वह कौन से हैं? तो देखिए जो थॉर्नडाइक ने अधिगम नियम दिया था ऑप्शन 4 हमारा सही होगा उस सभी की तीनों हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने 2 दिए थे नियम, एक मुख्य नियम दिए थे, एक गौड़ नियम दिए थे। मुख्य नियम में ये तीनों थे और गौड़ नियम में 5 थे। देखिए मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम तीनों आता है, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही होता है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो शिक्षक है उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है ये हमें बतलाना है। तो देखिए जो शिक्षक है उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो इसका हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4, यानी उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी करना, शिक्षा संघों के संगठन में भागीदारी करना, यह क्या है, यह शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक थे, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? आक्रामकता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, अध्ययन में रुचि या संतुलित संवेग। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 1, यानी आक्रामकता। जो आक्रामकता है वह व्यवहार जो है वह भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन है। तो देखिए जो हमारा आंसर सही होगा इसमें 3, यानी व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों। मार्गदर्शन क्या है? तो जो मार्गदर्शन है वह व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है, यानी दोनों है। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान जो है वह विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान जो कि विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 1, यानी अग्रिम संगठन प्रतिमान। जो अग्रिम संगठन प्रतिमान है वह शिक्षण प्रतिमान है। अग्रिम संगठन प्रतिमान जो है वह विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। तो जो रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के प्रकार दिए थे, इनमें से कौन सा नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ये हमें बतलाना है। तो देखिए अंतर्दृष्टि अधिगम जो है यह रॉबर्ट एम गेने के अनुसार नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकारों में से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जो रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार है उसमें संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सम्मिलित है। पहला नहीं सम्मिलित है अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला क्वेश्चन है कि गोलमैन को जाना जाता है, जो गोलमैन है उसे जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3, यानी संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है। गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र जो है वह बालक है। किस मनोवैज्ञानिक स्कूल के अकॉर्डिंग शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक होता है। तो देखिए इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2, यानी निर्मितिवाद। जो निर्मितवाद जो है उसके अकॉर्डिंग शिक्षण प्रक्रिया में जो केंद्र होता है वह बालक माना जाता है। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है, तो जो कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है वो होगा उपयुक्त सभी में आ जाएगा, यानी कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं गति, संभरण और प्रतिशुद्धता, ये तीनों होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं, मतलब वह कौन सा इसमें से है, कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें कि अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य किए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन सही होगा हमारा ALU में अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य हैं इसमें किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा देखिए ऑप्शन 4, यानी सभी के लिए उपयोगी है, जिसमें श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, यानी सभी के लिए उपयोगी है कंप्यूटरों का ज्ञान। अगला है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। जो कीबोर्ड है कंप्यूटर की उसकी सबसे लंबी कुंजी कौन सी है, यहाँ पूछा गया है। तो देखिए जो हमारा आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन 3, स्पेस बार जो होता है कीबोर्ड की जो कुंजी होती है वह सबसे लंबी होती है स्पेस बार की। अगला है MS वर्ड में क्या किया जाता है। MS वर्ड में क्या किया जाता है ये पूछा गया इसमें। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है वह डिलीट कर दिया गया है। अगला है कि राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है, तो हमारा आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन बी है, राज एवं सरकार। ऑप्शन 3 राज एवं सरकार दोनों का। अगला है कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत विश्वास करता है। जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है वह विश्वास करता है। तो देखिए प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है वह विश्वास करता है अधिकार प्राकृतिक है, पर अधिकार प्राकृतिक है, यह विश्वास करता है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता के प्रकार को पूछा कि भारत में नागरिकता क्या है। तो देखिए जो भारत में नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया। भारतीय संविधान के उद्देशिका को संशोधित किया गया, तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन 3, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया। और भारतीय संविधान की उद्देशिका केवल एक बार ही संशोधित की गई है, 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के प्रारंभ में
कुल कितने अनुच्छेद थे यह पूछा गया है। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 4 यानी 395। 395 कुल अनुच्छेद हैं भारत के संविधान के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में, जिससे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं रहा या समाप्त कर दिया गया या यहाँ मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 4 यानी संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से के पश्चात मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, आयरलैंड। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो RPSC फर्स्ट ग्रेड के 2015 का राजनीति विज्ञान का पेपर था, प्रश्न पत्र था, वह कंप्लीट होता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और जो पीछे हमने 2 वीडियो दिए इसके उसको भी सॉल्व कीजिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।